Hi. In this chapter, we are going to talk about the chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th के जब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं साइंस में, तो ये आता है अंडर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जैसा कि तुमको पता है कि इस बार जो सीबीएसई का पेपर आ रहा है, उस पेपर को उन्होंने ए बी सी करके 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जिसमें आपको ए पार्ट जो मिलेगा वो बायोलॉजी का होगा, ठीक है, और जो बी पार्ट होगा वो केमिस्ट्री का है, एंड देन जस्ट आफ्टर देयर इज़ ए फिजिक्स। तो आपको 3 पार्ट मिलने वाले हैं इस बार के पेपर में। अब तुमको याद क्या रखना है कि इसमें जो आप बायोलॉजी वाला पोर्शन जब सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर पे तुमको याद रखनी है कि बायोलॉजी के पोर्शन के पास सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के ही होने चाहिए, ठीक। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस तुम बायोलॉजी के साथ मिक्स कर दो, एंड देन जब तुम इसको करते हो तो यहाँ के क्वेश्चन कुछ आप केमिस्ट्री के साथ कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस बार सीबीएसई ने क्लियरली गाइडेंस दिया है कि भाई जो भी गाइडलाइंस होंगी, तो उन गाइडलाइंस के तहत जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उसी के पोर्शन में किए जाएंगे। बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने इस बार सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाए थे, और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे, इनका मेन वर्किंग जो था उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि भाई देखो, जो भी क्वेश्चन पेपर का करेक्शन हो रहा है, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक ही टीचर आएगा और वो केमिस्ट्री भी कर देता था, बायोलॉजी भी करता था और साथ में फिजिक्स भी करता था। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी टीचर किसी भी स्पेसिफिक स्कूल में बात करें, तो अब जो सिस्टम फॉलो होता है उसके अंदर भी कोई एक टीचर होता है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई टीचर होता है जो बायोलॉजी पढ़ाता है, और इसी तरीके से कोई अगला टीचर होगा जो फिजिक्स पढ़ा देगा। लेकिन जब कॉपी करेक्शन की बारी आती है, तो ये एक ही टीचर जाता है किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो जाकर तीनों के तीनों पेपर करेक्ट करता है। अब इसमें तो ऐसा होगा कि देखो भाई, कोई अगर टीचर अच्छा टीचर है, वो फिजिक्स का टीचर है, और वो जब बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो ऑफकोर्स ही हैज़ नो सच कमांड कि भाई इतनी अच्छी कमांड थोड़ी ना होगी उसके ऊपर कि वो बच्चे की जो भी बच्चा उसमें लिख के आ रहा है उसको एक्यूरेटली एक अंडरस्टैंड कर सके और उसके ऊपर मार्क्स भी दे दे, ठीक। तो या तो वो मार्क्स ज़्यादा देगा या फिर मार्क्स कम देगा, यानी कहीं ना कुछ गलत होगा। इसलिए क्या किया सीबीएसई ने लास्ट टाइम, क्या भेजे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भेज दिए, बोले कि भाई देखो अब जाओ इस बार, और आपको क्या करना है कि इस बार जो है कॉपी करेक्शन करते वक्त आपको कॉपी देखनी है कि उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो किसी टीचर ने कहीं ज़्यादा या कम मार्क्स दे दी हो। स्पेशली ज़्यादा की मार्क्स की तो कोई ऐसी खास बात नहीं होती, लेकिन कम मार्क्स के ऊपर सीबीएसई भी ध्यान देता है। तो इसके लिए उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट भेजे थे। और इस बार क्या किया, उन्होंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। बोले भाई देखो इस बार क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर जो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, ठीक है। और वो 3 पार्ट्स जो होंगे उसके अंदर पार्ट ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो ए वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे और आपको यहीं से बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। और जब ये यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो आपका अगला पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। और इसके अंदर क्या करना है आपको कि भी इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के, ऐसे नहीं रैंडमली आप बायोलॉजी के यहाँ कर दो। फिर आता है आपका थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। अब जैसे ही फिजिक्स का स्टार्ट होगा पोर्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। तो मे बी पॉसिबल, शायद सीबीएसई, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल आई एम सेइंग कि भाई शायद सीबीएसई ने सोचा हो कि वो जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट हों या बायोलॉजी जिनको आती हो उनसे बायोलॉजी का पोर्शन करेक्शन करवा लेंगे, और जिनसे केमिस्ट्री आती होगी उनसे केमिस्ट्री का करवा लेंगे, और जिनसे फिजिक्स आती होगी उनसे फिजिक्स का करा लेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। क्योंकि भाई देखो, सब्जेक्ट तीनों अलग हैं, तीनों का बैकग्राउंड अलग है, तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दैट्स वाई मे बी पॉसिबल ऐसा सीबीएसई को करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट भेजे हैं। एक्सपर्ट होते हैं वो, उनका काम ही ये होता है कि भाई वो हर पोर्शन में देख पाएँ कि भाई कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है। ऑलराइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सीबीएसई ने कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं। अब हम बात करने वाले थे अपने इस चैप्टर के अंदर अपने अगले टॉपिक की, और हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑलराइट, तो हम इसके बारे में कुछ बात करने वाले थे, ठीक। बेसिकली जब भी हम कार्बन की बात करते हैं तो वी ऑल मस्ट बी अवेयर फ्रॉम दैट कि कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी, कैपिटल सी, ठीक है।
और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और एटॉमिक मास क्या है 12 है। ये हम मान के चलते हैं। तो ये ऊपर की साइड में आ गया एटॉमिक मास और ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है। ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि भाई देखो जो कार्बन होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं कि दे आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जिसमें क्या होता है आयंस वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या नोटिस करेंगे कि जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है, बॉन्ड जो होगा वो तो काफ़ी हद तक स्ट्रांग होगा, लेकिन जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड होगा, मॉलिकुलर बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको ये देखने को मिलेगा। ये होते हैं फिजिकल बॉन्ड और ये होते हैं केमिकल बॉन्ड। ऑलराइट। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर? जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं? तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। थर्मल भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि थर्मल की में भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यो इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता, नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, ऑलराइट। इस तरीके से क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं चाहता था कि थोड़ा सा हम बैकग्राउंड क्लियर कर लें। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं और हम लेते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर पता करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेनली जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पहले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए। जैसे अगर हम मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें पहली चीज़ आती है कंबर्जन। ठीक है। अब जो कंबर्जन है, कंबर्जन इज ए बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड वी ऑल नो कि एयर के अंदर एक गैस होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक। और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, इट्स ऑलवेज सपोर्ट द बर्निंग, यानी कि ये क्या होगी, हमेशा बर्निंग को सपोर्ट करेगी, जो कि हमारी ऑक्सीजन गैस है। और ये सारी की सारी रिएक्शन जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिकॉज इन दिस रिएक्शन द addition of oxygen take place। ठीक। दैट्स वाई वी कॉल देम कि भैया ये सारी की सारी रिएक्शन क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएंगी। तो जब भी कोई भी कहीं पे भी रिएक्शन होती है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पर किस तरह की रिएक्शन हो रही है या किस तरह की रिएक्शन होके रहेगी। तो जो यहाँ पे हम भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे कंबर्जन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या होता है कि अभी तक 2 तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर। ठीक है। अगर हम कार्बन वाले कंपाउंड में करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल की बात करते हैं ये। और एक क्वेश्चन और आया था जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन तुमको समझना पड़ेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपानॉल। ठीक है। ये प्रोपानॉल वाले का भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में। दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रोपेनॉल का क्वेश्चन भी किस तरीके से था, हम बात करेंगे इसके बारे में। और इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि व्हाट happens when
प्रोपेनॉल oxidized in the presence of alkaline KMnO4. ऑलराइट, तो इन सच अ वे यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी क्या होता है, क्यों होता है। हम फंक्शनल ग्रुप की चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर अभी बात कर लेंगे। दैट ऑल वी डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो अभी हम जाने वाले हैं आगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब एडिशन की बात करो तो देखो वर्ड जो है एडिशन, एडिशन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। ठीक, कंबाइन होना, कंबाइन होना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे कॉम्बिनेशन की, जैसे कोई ए है और कोई बी है, या आपस में कंबाइन होकर ए बी बना लें, तो इस तरह की रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं, एंड वी फर्दर डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं इसको जनरली जो कंपेयर करता हूँ, तो चलो मेरे करने से क्या होता है, बस तुमको याद रखना है कि जैसे कोई ए प्लस बी है, ठीक है, तो या फिर हमको ए बी कर दिया और एक और ले लो सी से, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की तरह, तो ये सी जाएगा बी को हटा देगा, तो ए सी और बी हट गया। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एटम विद सम अदर एटम। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए कंबशन रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हम सब जानते हैं कि भी कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जल जाते हैं, बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी ऑल नो अबाउट इट। इसमें जो एक बेसिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट और लाइट। जैसे सपोज करें आपके पास कोई वुड है, आपने इसको बर्न किया, तो ये बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और साथ में क्या दे रहा है आपको, हीट देगा प्लस लाइट देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मिलनी है। अब इस वुड की जगह पे तुम और भी ले सकते हो, जैसे तुम ले लो पेपर, कि भाई मेरे को तो पेपर चाहिए कोई, तो तुमने पेपर ले लिया। या फिर तुम वुड की जगह पर, कि भाई वुड की जगह पेपर नहीं लेना है, मुझको तो डायमंड जलाने हैं, मेरे पास बहुत है, तो तुम डायमंड ले लो। ठीक है, या फिर तुम इसकी जगह पे ग्रेफाइट ले लो। ठीक है, या फिर तुम इसकी जगह पे कोल ले लो। ठीक, या फिर तुम इसकी जगह पर फुल्लेरीन ले लो। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड्स के अंदर आपको कार्बन मिलता है, अगर आप उसको बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलनी है। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको आप जब मिल्की वाटर पे मतलब एक तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे पास करवाते हो, ठीक, तो आपके पास फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कैसा होता है, मिल्की वाइट। ये टेस्ट बहुत बार बार आता है, ये भी याद कर लो। ठीक है, अगर अच्छे से मार्क्स लेकर आने हैं तो। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले थे कि भाई इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये रही डेफिनेशन, याद कर लेना इसको। ठीक है, कोई ऐसी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये बोलते हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स व्हेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इसको पूरे को हीट एंड लाइट एनर्जी को काट के खाली एनर्जी भी बोल सकते हो, बिकॉज एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, यहाँ पर। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं जर्नल इक्वेशंस की। जैसे सपोज करें अगर कोई कार्बन है या उसका कंपाउंड है, जब आप इसको जलाओगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा और हीट निकलेगा। ठीक, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने कि आपके पास थी मीथेन, आपने मीथेन को लिया, देन यू बर्न विद द ऑक्सीजन, और आप यहाँ पे कर रहे हो बर्निंग। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा CO2।
साथ में जो हाइड्रोजन है, कितनी हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल कितने बन सकते हैं, 2H2, यानी कि ये बन गए 2 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस साथ में निकलेगी हीट एंड लाइट। ठीक है, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो देन यू कम टू नो कि यहाँ पे हमको 2 और लगा देने, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, यहाँ पे लिक्विड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर है। ठीक है, और इस तरीके से हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिनसे अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर इसके अलावा दूसरी गैस लेते हो, जैसे अगर हम बात करें C2H4 की, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें और इसको हम जलाते हैं विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो होता है आप पाएंगे कि यहाँ पे बन के आएगा आपका CO2 और साथ में बनेगा वाटर प्लस वही हीट और साथ में निकलेगी लाइट। ऑलराइट, इस तरीके से अब इसको बैलेंस कर लो, तो देखो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है। अब यहाँ पर 4 बच गया, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा 2 टाइम। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, तो 2 हैं, ये 2 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितनी हो जाएंगी, 4, और 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो यहाँ पे बना दिया 3। इस तरीके से आपकी इक्वेशन कंप्लीटेड। दैट्स वाई तुमको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन बाय चांस आप समझ सकते हो कि अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तब तुमको ध्यान रखना है कि तब भी तुमको बैलेंस करना है। ठीक, पहला चैप्टर यही है, तो ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को करो ठीक से। ऑलराइट, तो ये गैस जो थी हमारी, ये सी वाली गैस जो है हमारी, ये है एथीन। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि भाई देखो, एक बात तुमको समझना पड़ेगी जो बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक, जैसे सपोज करो एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, चलो मैंने ये लिया, इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, अगर मैं इथेन को बर्न कर दूं ऑक्सीजन के साथ, चलो ये तो मुझे लेना नहीं चाहिए था अभी, तो अभी बाद में लेंगे जब बैलेंस करेंगे। 2 कार्बन है तो 2 टाइम्स CO2 आ गया। ठीक है, साथ में क्या है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी बनाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल ये बना दिया हमने, साथ में निकलती है भाई हीट एंड लाइट। इस लाइट का यूज़ कर सकते हो आप, जो तुम्हारा दिल चाहे करो वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखोगे तुम कि देखो भाई 2 कार्बन थे, 2 कर दिए हमने। ठीक है, हाइड्रोजन है 3, 6 का मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो अब यहाँ पे कितनी हो गई भाई, यहाँ पे हो गई देखो आपके पास 2 नहीं 4, तो यानी कि ये तो 4 हो गए, और 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 हो जाते हैं हमारे जनरली 7। और यहाँ पर हमारे पास भैया कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, क्योंकि हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 7 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से। ठीक, क्योंकि देखो 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14, 14 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ रहा है, सिंपल सी बात है 7 आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये नंबर जो होता है, इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब क्या करना है तुमको पूरी बैलेंस इक्वेशन को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए तुम क्या करोगे, इस वाले 2 से इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 टाइम C2H6 प्लस फिर 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 O2, फिर ये हो जाएगा 2 का मतलब 4 CO2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6H2O। और भैया यहाँ पे भी लिखते हैं, लेकिन अभी तुमको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वही लिख दो। अब इस वाले 2 से, जैसा तुम देख पा रहे होगे, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, मेन इक्वेशन क्या बची, इस मेन इक्वेशन बचेगी भाई ये। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि तुम चीज़ों को समझ लो, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कर लो, और जब तुम एक बार प्रैक्टिस करके निबट जाओगे बेसिकली, तो तुमको फिर इसके साथ में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ऑलराइट, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी कि भाई क्यों नहीं आ रहा, किस लिए नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो सेम ये इक्वेशन आएगी तुम्हारी। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट मैं बोलूँगा, वो यही है कि तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो आपको कुछ 2 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड देन यू फाइनली फाइंड आउट कि भाई तुम बहुत अच्छे हो गए हो यार। ठीक है, तो उस तरीके से मेहनत करो, क्या जाता है, कब तक बैठे बैठे खाते रहोगे। चलो, अब बात कर लेते हैं हम दूसरा कि भाई इसके अलावा भी कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। लेट्स बिगिन विद समथिंग एल्स। तो हम अगर बात करें, एक क्वेश्चन आया है, वो किससे आया था, बर्निंग ऑफ
बर्निंग ऑफ एथेनॉल इंपॉर्टेंट है। तुमने आजकल सुना ही होगा ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में। ठीक है, क्या होता है भाई, पहले हमने देखा E10 आया, फिर E15 भी आया, फिर E20 भी आया। मोस्ट कॉमनली हमने अपने इलाकों में क्या देखा, ये। इसका मतलब क्या है, E10 और E20। तुमने देखा होगा कि भैया पेट्रोल के अंदर ना 10% उन्होंने डाल दिया एथेनॉल। ठीक है, उसके बाद बोले कि देखो भाई 10% से हमारा कुछ हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि भाई चलो जी, अब हम ऑर्डर देते हैं कि भाई 20% कर दो। यानी कि अगर तुमको यहाँ पर 1 लीटर, अब बता देता हूँ मैं तुमको, 1 लीटर यानी कि 1000 ml चाहिए था। क्या चाहिए था, पेट्रोल चाहिए था। तो तुमने पेट्रोल मांगा, भैया हमको पेट्रोल चाहिए 1000 ml, और तुमने पैसे दिए इसके, जो भी दिए, 94 दिए, 95 दिए, चलो 95 रख लेते हैं पूरा पूरा काट पीट के। ठीक है, तो बोले कि भाई देखो हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको E20 देंगे। तो हम बोले भाई ठीक है E20 दे दो, क्योंकि हम लोग सवाल तो कर नहीं सकते। तो 1 लीटर हमको उन्होंने दिया ब्लेंडेड E20। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि भाई साहब तुमको 800 ml तो दिया उन्होंने पेट्रोल, और 200 ml उन्होंने ऐड कर दिया एथेनॉल। यानी कि ये तो पेट्रोल था और फिर इसके अंदर ऐड कर दिया एथेनॉल, और कुल मिला के तुम्हारे पास क्या हो गया, 1000 ml हो गया। जो पेट्रोल पंप वाले ने मान लिया होगा वो बात अलग है, मतलब वो तो उसका काम है भाई, वो कर सकता है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, तो लेट इट बी भाई, करने दो, मतलब क्या ही कर सकते हो तुम यार, गरीब हो। चलो, हम बात कर रहे हैं अभी इसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम लोगों ने पाया कि तुम्हारे पास 1000 ml मिल चुका है। अब ये 1000 ml जो है, इसके अंदर 20% क्या है, एथेनॉल। 800 ml क्या है, पेट्रोल। ठीक, अब बात क्या है सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग, कि भाई जो तुम्हारा 200 ml पेट्रोल एक तरीके से क्लियरली सामने से ख़त्म कर दिया गया। ठीक, और जो एथेनॉल है जो आपको दिया गया, इसकी पेट्रोल की जो एनर्जी होती है, जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट होता है, जिसको यील्ड बोलते हैं एक तरीके से, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, वो कहीं 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 ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल। तो एथेनॉल बर्निंग को सपोर्ट करता है, जलता है, वो सारे काम करता है, लेकिन वो तुमको इतनी एनर्जी नहीं दे सकता जितनी पेट्रोल देता है। ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक, हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। और इसकी एनर्जी के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पे जो भी था हमने इसके बारे में डिस्कस किया, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, E20 से एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा जो तुम देखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके यूजेस वगैरह पूछ लेते हैं ना एथेनॉल के, तो उसके अंदर आप E20 को डाल सकते हो कि हम यूज़ इट एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, कोई फ़ायदा है नहीं फ़िलहाल। ठीक, बाकी इसके बहुत सारे यूजेस हैं जिसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। अब बात करें अगर हम एथेनॉल की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला है ये, यूँ भी लिखते हैं और यूँ भी लिखते हैं, CH3CH2 और यहाँ पर OH। ठीक है, इसके अंदर जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि फॉर्मूला है C2H5OH, या फिर हम दिखा सकते हैं इसको CH3CH2OH। तो ये जो चीज़ तुमको मिल रही है यहाँ पर, लेट्स से अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, एल्कोहल। ठीक, इसी वजह से क्या होता है कि जो ये 1 2 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ, और हम N ऐड करते थे, प्लस इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है ऑल, उसको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ई यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको पालोगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो है एथेनॉल। तो इसके दो नाम होते हैं, जैसे एक नाम होता है जिसको हम कॉमन नाम बोलते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है एथाइल एल्कोहल। ठीक, एक नाम होता है इसका IUPAC। ठीक है, तो IUPAC नाम की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हम एथेनॉल। ठीक, ये इसके दो नाम हैं। ठीक, तो कॉमन नाम से जनरली क्वेश्चन जो आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, तो क्वेश्चन विल कम इन कॉमन नेम। तो यहाँ हमेशा आपको ये सुनने को मिलेगा कि कॉमन नेम क्या है इसका, तो कॉमन नेम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बट CBSE आस्क फॉर
कि भैया तुम उसको हमेशा बताओ इन IUPAC नेम। तो ये आपको आंसर जो देना है वो IUPAC नेम में देना है, ये इस बात का ध्यान रखना। तो ये दोनों नाम तुमको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, बिना किसी क्वेश्चनिंग के। ठीक है, तो जैसे एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था, और ये ऑक्सीजन था, और इस ऑक्सीजन से एक H जुड़ा था, और बाकी हमें कार्बन की 4 वैलेंसी कर देनी है। तो इसकी वैलेंसी ये हो गई 4, और इसकी वैलेंसी ये हो गई 4। ये होती है मेनली इसकी स्ट्रक्चर। अगर ओपन स्ट्रक्चर की बात करो तो इसके 2 लॉन पेयर बचते हैं, तो 2 लॉन पेयर इस तरीके से दिखाए देते हैं। भाई ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है। लॉन पेयर का मतलब वो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। जनरली एक क्वेश्चन और आया है, वो आया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। इससे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी, अगर तुम चाहो तो। लेट्स से इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर के केस में तुमको जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखना है, वो किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्या कर सकते हैं। जैसे ये एक हो गया कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है, फिर ये तीसरी ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, अब फिर क्या करना है, ये सी वाली एक हाइड्रोजन इससे जुड़ी होगी, एक हाइड्रोजन, बस ये गलत बना चुके हैं हम, तो हमको थोड़ा करीब आना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन ये आ गई, एक हाइड्रोजन ये आ गई, एक हाइड्रोजन ये आ गई, फिर से हमने बहुत दूर बना दी, एक हाइड्रोजन ये आ गई, ऐसे ही एक हाइड्रोजन ये आ जाएगी इधर, और एक हाइड्रोजन आएगी इधर। ये सब बढ़िया है इस तरीके से। ऑलराइट, अब फिर क्या करना है हमको, जैसे ये कार्बन था, ओके, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, देन वी मूव टू द टॉपिक। ओके, ये कार्बन है पहला, ये दूसरा कार्बन आ गया, ये आ गई हमारी ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ऐसे सिमिलरली क्या होता है, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सबके साथ, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, इसने कर लिए। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन के तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 के साथ कर लिए। ऐसे ही जो हाइड्रोजन होगा उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी शेयर कर लेता है, तो इसने भी शेयर कर लिए इस तरीके से। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा सेम कलर में ले आते हैं ब्रो। ठीक है, यूँ करके तो इस कार्बन ने भी क्या किया है, इस वाले कार्बन ने अब हम बात कर रहे हैं इसका, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, और एक ही आ गया, तो ये तो पेयर बन ही गया वैसे ही। ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन के पास फिर से हम जाएंगे, तो हाइड्रोजन के पास तो पिंक वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये पिंक वाला इलेक्ट्रॉन ये दिखा देगा इधर। ठीक, ऐसी ऑक्सीजन के अगर हम दिखाएं तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और बाकी इसके 2 बच जाते हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये हमने ऊपर नीचे दिखा दिए जो यहाँ पे हमने एक ही तरफ दिखाए थे। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमारा फिर से बचा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। इस तरीके से सबके बीच में क्या देखेंगे आप, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबके पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आपसे ये पूछ लें, नंबर ऑफ सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, या फिर इसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और ये हो गया, तो कितने हो गए भाई, इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, और इसको 8। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 8 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कितने, 8 सिग्मा बॉन्ड।
दैट इज़ व्हाट द आंसर जो तुमको याद रखने के भाई किससे कितनी तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी के तौर पर तुमको ये समझना होगा कि भाई यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। दैट इज़ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, हम बर्निंग की बात करने वाले थे, वही मेन टॉपिक छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पे आया C2H5OH, ये रहा एथेनॉल। अब हम इसको बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही हम इसको बर्न करेंगे, हमको पता है कि पहली दो चीज़ें हमको क्या मिलनी है। तो एक तो मिलनी है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मिलना है हमको वाटर, साथ में मिलनी है हमको हीट, और हीट के साथ हमको मिलनी है लाइट। ठीक है, इस तरीके से हमको ये चीज़ें मिलेंगी। अब हमको बैलेंस करनी है। तो देखो यहाँ पे दो कार्बन है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। टोटल ऑक्सीजन बैठ रही हैं 6, हाइड्रोजन बैठ रही हैं 1 5 और 1 6, यानी कि ये से वाले 5 और ये से वाला 6, यानी कि 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या करना है हमको, ऑक्सीजन कितनी लेकर आनी है। तो देखो ये तो थी 4, 4 और 3 साथ बैठ रही थी। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये है तो 6 बैठ जाएंगे। अब तो यहाँ पे हमको 3 लगा देना है। तो यहाँ पे ये गैस है, ये लिक्विड होता है भाई रूम टेम्परेचर पे, वॉलेटाइल है बट लिक्विड रहता है। ये गैस है और ये लिक्विड दिखाएंगे आप। तो इस तरीके से आपका ये हो गया एथेनॉल, ये हो गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम एयर। ये रही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रहा आपका वाटर, और ये आपकी रही एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब आप बर्न करेंगे किसको, एथेनॉल को। ठीक है, इसके बाद आप बर्न कर सकते हैं मैथेनॉल को, या किसी को भी जिसको दिल चाहे उसमें आग लगाएं आप। ठीक है, हो सके तो इस मोबाइल में भी, लेकिन याद रखें कि भाई तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये होता है C2H2, इसको बोलते हैं एथाइन। मैं एथाइन ही लिखता हूँ वैसे तो, एथाइन या फिर एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ये दोनों ही नाम याद रखना भाई। ये IUPAC है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि CBSE वाले खुशी में क्वेश्चन पूछते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी नाम से आएगा। और ये एसिटाइलिन का कई और चीज़ें हैं, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। इसका नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम, जो एसिटाइलिन है, ये कॉमन नाम है, इसका कॉमन नेम है, टेक केयर ऑफ इट। अब जैसे ही तुम इसको बर्न करोगे, जैसे जो एसिटाइलिन है या फिर एथाइन है, आप इसको बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर ये आपको देता है, सबसे पहली चीज़ क्या देगा, ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर क्या दे रहा है साथ में दे रहा है आपको वाटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दोगे तुम 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, और इसके अंदर देख रहे हो आप, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4 और 1 5, तो यानी कि 5/2। साथ में मिलती है आपको हीट प्लस एंड लाइट। और ये जो हीट है ये हाई है, हाई हीट है। अगर इफ़ कार्बन जो है, जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो एक्सिस में है, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन को एक्सिस में सप्लाई करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर जलता हुआ जो नज़र आएगा वो हाई टेम्परेचर या हाई हीट प्रोवाइड करेगा। बट अंडरस्टैंड, अगर ये आपने जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की नॉर्मली, जैसे नॉर्मल कंडीशन में आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जला दो इसको, तो यहाँ पे फिर आपको अनबर्न्ड कार्बन भी देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा कार्बन प्लस H2O, अनबर्न्ड कार्बन आ जाएगा, कोई ऑक्सीजन आ जाएगा, कोई CO2 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा केस जो होगा वो अनबर्न्ड कार्बन का आएगा, और इसी को बोलते हैं हम शूटी फ्लेम। ऑलराइट, यानी कि फ्लेम जो होगी वो स्मोक या फिर अनबर्न्ड कार्बन से मिलकर आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन ठीक से जल नहीं पाता जब नॉर्मल कंडीशन होती है। तो जब भी क्या होता है कि जब हम एसिटाइलिन गैस को बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ हीट, इन दैट कंडीशन वी ऑलवेज यूज ऑक्सीजन थ्रू द सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर यूज़ होता है वेल्डिंग में। ठीक है, ये यूज़ होता है वेल्डिंग में। कुछ दिनों पहले तुमने गोरखपुर के एक हॉस्पिटल का केस सुना था ना, वहाँ पे वो जो डॉक्टर साहब थे
वो जब हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, देन वो पास में जो बेल्डिंग की दुकानें थी और जिस जो उस इलाके में बेल्डिंग की दुकानें थी, वहाँ से जाके वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए थे अपने हॉस्पिटल के लिए। तो दैट वाज लाइक अ न्यूज़ के अंदर था वो पूरा का पूरा कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत की वगैरह वगैरह। फिर गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगा, मतलब कह रहे हाँ इतना अच्छा काम किया है, तो उन्होंने पुलिस उसे डॉक्टर को उठा के जेल में डाल दिया। बोली कि भाई ठीक है, हमको इतने अच्छे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है। तो मत होने दो, हमको क्या करना है, वैसे भी तुम भी क्या कर लोगे। चलो आगे बात करते हैं, तुम जो करोगे वो देखा जाएगा। आगे बात करते हैं हम कि भाई हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ों के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने बेसिकली एप्लीकेशंस की बात की, क्या क्या होता है, कैसे होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग। लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड फ्यूल। तो ये फ्यूल्स होते हैं, ऑफ कोर्स वी नो। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कॉजेस एयर पोल्यूशन, ये ट्रूथ है एक। ठीक है, जब भी तुम किसी कंपाउंड को जलाओगे जो कार्बन कंटेंट करता है, वो या तो CO2 देगा या फिर CO देगा, या फिर इसको ही तुम लाइक फॉसिल फ्यूल जलाते हो तो फिर वो सल्फेट देते हैं, नाइट्रेट देते हैं, मतलब बहुत कुछ देते हैं। और ये सब के सब क्या है, एक तरीके से पोल्यूटिंग है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन पोल्यूटिंग गैस, नॉन पोल्यूटिंग गैस इफ, याद रखना इफ, इन लिमिट, यानी कि अगर ये लिमिट के अंदर है तो दैट इज ए नॉट पोल्यूटिंग। लेकिन अगर तुम हर जगह पर आगे लगाते फिरोगे तो ऑफकोर्स वो भी एक पोल्यूटिंग की तरह काम करने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा। फिर इनकम्प्लीट कंबर्जन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ पॉइजनस, यानी कि अगर तुम इनकम्प्लीट कंबर्जन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जो कि एक पॉइजनिंग गैस है। इसको हम कई दूसरे तरीक़ों से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो इसको समझ के देखते हैं, फिर समझ के समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, यूज़ ऑफ डेली लाइफ करते हैं तो LPG, पेट्रोलियम, डीजल, CNG, ये सब के सब क्या है, कार्बन कंपाउंड है और जिनका हम यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह। जैसे अगर तुम क्या करो कि आपके पास कोई कार्बन है और तुम इसको बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो तुमने बर्न करना है तुमको, तो ये बनाएगा CO2 और साथ में देगा एनर्जी। ठीक है, कब, जब ऑक्सीजन किस में हो, एक्सिस में। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है और जो लिमिटेड है, कैसी है, लिमिटेड, तो जब तुम बर्न करोगे इसको तो यही कार्बन कंपाउंड क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में थोड़ी सी एनर्जी निकलती है और इस तरीके से जो बनती है गैस बनती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड जो कैसी गैस है, एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे तुमने सुना होगा कि जाड़ों के दिनों में कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आप खबर देखते हो कि भाई जाड़ों के दिन थे और किसी ने अंगीठी जलाकर कमरे में रख ली। अब क्या हुआ, कमरे में अंगीठी रखने के बाद कुछ देर में क्या होता है कि भाई धीरे धीरे जो कमरे की जो एयर होती है वो पूरे कमरे को लॉक कर लेते हैं लोग नॉर्मली। तो वो उन्होंने लॉक कर दिया और धीरे धीरे क्या होता है, पूरे कमरे के अंदर ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो इकट्ठी रहती है रूम के अंदर, जब धीरे धीरे वो जलती रहती है तो जो कार्बन होता है, जो जो बर्निंग हो रही है वो सपोर्ट कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे यही ऑक्सीजन कम हो जाएगी, यानी कि जो अभी तक एक्सिस में थी अब वो लिमिटेड हो जाएगी। तो ये कार्बन बनाने लगेगा, आगे से कार्बन जलेगा और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म हुई है ये कैसी गैस है, एक पॉइजनस गैस है। अब जो पॉइजनस गैस होती है इसकी क्या करती है कि जो भी इंसान इसको इनहेल करता है, ठीक है, तो इस पॉइजनस गैस, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे मैं हीमोग्लोबिन को दिखा रहा हूँ, अगर हीमोग्लोबिन वन टाइम अटैच हो ऑक्सीजन से तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 300 टाइम्स टू अटैच विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर जाए तो वो तो वहाँ पे जाके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर नहीं सकती, तो वो कौन कर सकती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन कर सकती है। दैट्स वाई ये जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम होने लगती है, और जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है तो उसकी वजह से बॉडी एकदम पैरालाइज हो जाती है।
और इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, सांस भी नहीं ले पाता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इन द एंड लास्ट पॉइंट होता है डेथ। तो यहाँ पे एकदम साइलेंट किलर की तरह ये काम करती है, एकदम साइलेंट किलर की तरह, और बंदे को निपटा देती है बड़े अच्छे तरीके से, सुकून से। ठीक है, तो डोंट एवर ट्राई कि भाई सोचना ही मत कि तुम कमरे की खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ बंद करके उसमें अंगीठे लगा लो, तो ऐसा मत करना, दैट इज़ रियली रियली डेंजरस। ठीक है, तो इसका याद रखना, ये साइलेंट किलर बहुत ज़्यादा फेमस है और न्यूज़पेपर में आप अक्सर जाड़ों के दिनों में ये खबर सुन सकते हो अगर तुमको लगता है कि सुनना चाहिए। ऑल राइट, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने वाले थे ऑक्सीडेशन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। नॉर्मली हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हमको बात करना है यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड का, तो यहाँ पर हम क्या करवाएं, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी कहानी अलग बात करने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब तुम किसी कार्बन कंपाउंड यानी कि लेट्स से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओ, तो आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दे हेल्प इन ऑक्सीडाइज टू ए कंपाउंड इनटू बी, यानी कि किसी एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2O7, और एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, और साथ में इसको करना पड़ता है हीट। तो ये जो है हीट का सिंबल है। ऑल राइट, इस तरीके से तुमको हीट करना पड़ता है। व्हेन यू हीट इट, तुम क्या देखोगे कि ये चीज़ ऑक्सीडाइज होकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी है। दैट इज़ व्हाट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू। ठीक, तो जैसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करने में। अब अगर हम बात करें सबसे पहली रिएक्शन की, जो है कि हमारा एथेनॉल, ये है तुम्हारा एथेनॉल। इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तुमको किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 की। ठीक है, साथ में हीट करना है। व्हाट यू फाइंड कि ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा इस कार्बन के साथ अलॉन्ग विथ वन कार्बन, ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, CH3COOH, इस तरीके से। तो ये जो बन के आया है इसमें दो कार्बन है, तो इसका एक नाम होता है एथेनोइक एसिड, ये नाम है इसका IUPAC नाम। ठीक, दूसरा इसका नाम होता है जो कॉमन नाम है, जो कॉमन नेम है, ठीक, वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एक और कॉमन नाम है जो तुमने जनरली सुना है, जो तुम पिकल वगैरह देखते हो ना, पिकल्स जो आते हैं, तो पिकल्स के अंदर जो मिला होता है उसे बोलते हैं विनेगर। ठीक, तो विनेगर क्या होता है, 5 से लेकर 8% या सम टाइम कुछ लोग 10% भी बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पे तुमको ये चीज़ याद रखनी है खास तौर से कि भाई ये जो है 5 to 8% का सोल्यूशन होता है और इसका यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव किस में, फूड इंडस्ट्री में। ऑलराइट, दैट इज़ व्हाट यू रियली नीड टू रिमेंबर। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं तुमको बता देता हूँ कि भाई कार्बोक्सिलिक एथेनॉल से हम पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस भी देखे। नाउ वी रीच टू द पॉइंट कि भाई अब हमको क्या करना है इसके आगे। ठीक है, तो हम कुछ आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ दिस। ओके, लेट्स मूव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। ठीक है, हमने पहला पॉइंट इसके बारे में क्या डिस्कस किया, हमने बात की थी कि भाई देखो इसका जो IUPAC नाम है, IUPAC नेम, वो होता है एथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है और इसके अंदर ओइक ग्रुप है। दूसरी हमने बात की थी कि भाई जो इसका कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। तीसरी हमने बात की इसी के साथ में, जो हमने बात की कि देखो भाई यहाँ पे तुमको एक ख़ास चीज़ याद रखनी है
वो क्या है कि भाई अगर इसका 5 से लेकर 8% का सोल्यूशन हो, उसको बोलते हैं विनेगर। ठीक है, जिसका हम काम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव। वेटिव, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा पिकल वगैरह। ऑलराइट, ये चीज़ें हम बात कर चुके हैं। अगली क्वेश्चन क्या आ चुका है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन आया इसका लुईस स्ट्रक्चर से। लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो तुमको याद क्या रखना है कि भाई एक कार्बन ये है, पहले तो आप इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओगे, ये तुमको याद रखना है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी ओपन चेन, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होगा। अब क्या करना है तुमको, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है उसी तरह की कि जैसे ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गई एक ऑक्सीजन, और ये इससे जुड़ा है हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन आती है बीच वाला ये जो कार्बन है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। अब सबसे पहले तुम हाइड्रोजन बना लो। तो एक हाइड्रोजन ये आ गई, एक हाइड्रोजन ये आ गई, एक हाइड्रोजन ये आ गई, और एक हाइड्रोजन हम ऑलरेडी बना चुके हैं इधर। चले, अब क्या करना है हमको, भाई साहब कार्बन के इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दें। तो एक कार्बन ये रहा, तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, एक इसे दिया और एक इसे दे दिया और एक इसे दे दिया। ऐसे ये साला जो कार्बन है एक इधर देता है और एक इधर दे देता है और दो इधर दे देता है। तो अब इसके भी क्या हो गए, अभी पूरे कर लेंगे अभी। अब ऑक्सीजन के लिए हम डिसाइड करते हैं कि भाई ऑक्सीजन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इस तरीके से क्या करना है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमको पूरे कर देने हैं। अब हम हाइड्रोजन के केस में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। सबके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए आप प्रॉपरली जितने भी होना चाहिए, ठीक है। ये इसके लोन पेयर आ जाएंगे, तो सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 8 ही 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसकी लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। तो तुमको याद रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ ले। तो देखो एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और ये साला पाई। तो सेवन्थ होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ये नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए जो इसमें अक्सर बात हुई है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। दैट्स वाई यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो यहाँ से तुमको समझने थे। ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, बस एक क्वेश्चन और आया था, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास एक दूसरा अल्कोहल है जो ये है, ये अल्कोहल है जिसका नाम है प्रोपेनॉल। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करवा दो किसके साथ, एल्कलाइन KMnO4 के साथ, ठीक है, साथ में आप किसको हीटिंग भी कर रहे हो, तो क्या होगा, ये साला जो ग्रुप होगा ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ COH, यानी कि बन के आएगा आपका प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। क्या बन के आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो बन के आया वो प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका था, दैट्स वाई मैंने तुमको ये बता दिया है। आगे से तुमको याद रखना है कि जब भी कोई अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो वो अपना कोई ना कोई एसिड देगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने हैं। बस उसके अंदर क्या होता है, पूरा अल्कोहल के रुक के जगह पर, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन हमेशा रिप्लेस हो जाती हैं, रिप्लेस्ड बाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ व्हाट, द ऑक्सीडेशन। तो तुमको यहाँ पर इस पॉइंट को बेस मानकर ये सारे काम करने हैं। ऑलराइट, ओके, now we are moving toward the next point
कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे याद रखनी है वो है कलर। कलर क्या होता है? पर्पल। पर्पल कलर होता है KMnO4 का, जिसका क्या आ जाता है? कलरलेस आ जाता है ये। इसी तरीके से K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, जो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं एग्जाम टिप के बारे में, तो याद रखना ऑक्सीडेशन एल्कोहल का प्रोड्यूसेस एसिड, और कीटोन्स और एल्डिहाइड के बारे में बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका टॉपिक है ही नहीं। ओके, अब बात करने वाले थे हम एडिशन रिएक्शन की। एडिशन के बारे में हम पहले से जानते हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी।